एसबीआई फंड हाउस जो कि इंडिया का सबसे बड़ा फंड हाउस है, जिसका कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड भी चलता है। दोस्तों, फ्लेक्सी कैप फंड्स वो फंड्स होते हैं जिसमें कि फंड मैनेजर अपने अनुसार किसी भी प्रकार की कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसमें कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों में से अपनी पसंद के अनुसार इन्वेस्ट करने के लिए फ्लेक्सिबल होता है। तो दोस्तों, आज हम एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड का ही डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं, जिसमें कि हम फंड को बेसिक्स, रिटर्न्स, रेशियोज और पोर्टफोलियो के बेसिस पर रिव्यू करेंगे, जिसके कंक्लूजन के रूप में हम ये जानेंगे कि क्या ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए बढ़िया है या नहीं, साथ में जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है उन्हें आगे क्या करना चाहिए। तो चलिए फंड की बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये फंड सितंबर 2005 में लॉन्च हुआ था, यानी कि फंड काफ़ी ज़्यादा पुराना फंड है और इसका लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स देखें तो ये BSE 500 TRI है। यदि फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 21,747 करोड़ रुपीस का हो चुका है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा निवेशक इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.85% है और कैटेगरी एवरेज का 0.74% है, यानी कि ये फंड आपको कैटेगरी के बाकी अन्य फंड्स के मुकाबले थोड़ा महंगा पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और फंड को रिटर्न्स के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। यदि इस स्कीम में 5000 की मंथली SIP 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू 13,04,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 13,68,000 रुपीज़ की मैच्योरिटी वैल्यू होती। तो यहाँ पर फंड ने 10 सालों के पीरियड में अपने कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। दूसरी ओर यदि इस फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,71,000 रुपीज़ होती और कैटेगरी एवरेज में 3,45,000 रुपीज़ की होती। तो यहाँ पर लमसम के मामले में तो फंड ने कैटेगरी एवरेज से बढ़िया करके दिया है। आप यहाँ पर फंड के 10 सालों के रोलिंग रिटर्न्स को देख सकते हैं, जहाँ पर 12 से 15% के रिटर्न्स 10 सालों के पीरियड में 100% टाइम्स आए हैं और 15 से 20% के रिटर्न्स 5 सालों के पीरियड में 43.29% टाइम्स आए हैं। वैसे देखा जाए तो रिटर्न्स में यहाँ पर कंसिस्टेंसी तो है, लेकिन ये लोअर साइड में है। मतलब कि ये फंड अच्छा तो कर रहा है, लेकिन SBI फ्लेक्सी कैप फंड इस कैटेगरी के अन्य फंड्स के मुकाबले थोड़ा कम परफॉर्म करके दे रहा है। चलिए फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से भी कंपेयर कर लेते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 14.10% के हैं और बेंचमार्क के 14.43% है, जहां पर फंड की रैंक 35 फंड्स में से 21st रही है। लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 21.54% है और बेंचमार्क के 24.02% है, जहां पर फंड की रैंक 52 फंड्स में से 40 रही है। लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 17.92% है और बेंचमार्क के 21.67% है, जहां पर फंड की रैंक 69 फंड्स में से 63 रही है। यदि लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखें तो ये फंड के 3.66% है और बेंचमार्क के 5.09% है, जहां पर फंड की रैंक 87 फंड्स में से 68 रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 सालों के रिटर्न्स का ट्रेंड देखें तो फंड ने किसी भी सिंगल टाइम होराइजन में ना तो अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म करके दिया है, ना ही अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को। कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो किसी एक्टिव फंड के हिसाब से ये रिटर्न्स बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। चलिए फंड के इंपॉर्टेंट रिस्क रेशियोज पर नज़र डालते हैं। यदि फंड का अल्फा देखें तो ये नेगेटिव में 0.91% है। अल्फा रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी फंड का बीटा नेगेटिव में है, यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न्स बना रहा है, जहाँ पर इसकी रैंक 70 फंड्स में से 57th रही है। अगर फंड का बीटा देखें तो ये 0.82 है। बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है। तो यहाँ पर फंड का बीटा कैटेगरी एवरेज से कम है, यानी कि इस फंड में आपको कैटेगरी के अन्य फंड्स के मुकाबले थोड़ी कम वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पर इसकी रैंक पूरी कैटेगरी में 8th रही है। यदि फंड का साप रेशियो देखें तो ये 0.92 है। साप रेशियो ये बताता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। तो यहाँ पर भी ये कैटेगरी एवरेज से कम है, जहाँ पर इसकी रैंक 57th है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो फंड के रिस्क रेशियोज बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है, जहाँ पर हमें ये पूरी कैटेगरी में पिछड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो ये पोर्टफोलियो में 58 है। टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 51.62% है, यानी कि यहाँ पर पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। यदि पोर्टफोलियो का PB रेशियो देखें तो ये 3.54 है और इसका PE रेशियो 26.44 है। तो यहाँ पर यदि पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन देखें तो ये अपने इंडेक्स के आसपास ही है, जो कि रीजनेबल माना जा सकता है।
यदि इस स्कीम के फंड मैनेजर्स को देखें तो इसे 2024 से मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन और मिस्टर अनूप उपाध्याय मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो 2024 में फंड मैनेजर चेंज हुए हैं, जो कि फंड मैनेजर स्टेबिलिटी के लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं माना जा सकता। वैसे दूसरी ओर देखा जाए तो मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर है, जो कि SBI कॉन्ट्रा फंड को भी मैनेज कर रहे हैं। तो उम्मीद तो की जा सकती है कि इनके आने के बाद में फंड में थोड़ा बहुत तो सुधार देखा जाएगा। यदि फंड की प्रेजेंट कैश होल्डिंग को देखें तो ये 4.74% है, यानी कि फंड ने इतना पैसा कैश में होल्ड किया हुआ है। यदि फंड का टर्नओवर रेशियो देखें तो ये 77% है। टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है दोस्तों कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो स्टॉक्स में एक साल में कितने चेंजेस करता है। तो यहाँ पर ये चेंजेस यदि कम हो तो ये पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया माना जा सकता है। हालांकि देखा जाए तो फंड का टर्नओवर रेशियो काफ़ी ज़्यादा माना जा सकता है, क्योंकि ये फंड स्टेबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है, जहां पर इस प्रकार का टर्नओवर रेशियो जस्टिफाइड नहीं है। यदि फंड का अपसाइड कैप्चर रेशियो देखें तो ये फंड का 82 है और कैटेगरी एवरेज का 96 है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि यदि बेंचमार्क इंडेक्स 10% से बढ़ता है तो ये फंड ओनली 8.20% से ही बढ़ता है। वहीं पर यदि फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन देखें तो ये फंड का 80 है और कैटेगरी एवरेज का 87 है। यानी कि यदि बेंचमार्क इंडेक्स 10% से करेक्ट होता है तो ये फंड ओनली 8% ही नीचे आता है। तो ये कहा जा सकता है दोस्तों कि यहाँ पर ये फंड आपको बढ़िया डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यदि फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 76.23%, मिड कैप कंपनीज में 12.79% और स्मॉल कैप कंपनीज में 10.97% इन्वेस्ट किया हुआ है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन लगभग कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग ही माना जा सकता है, जहाँ पर इसे ठीक कंसिडर किया जा सकता है। चलिए फंड का हाईएस्ट सेक्टर एलोकेशन भी देखते हैं, जिसमें कि इन्होंने फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल, एनर्जी, मेटल एंड माइनिंग और मटेरियल्स में हाईएस्ट एक्सपोजर बनाया हुआ है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर इन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में मोर देन 36% इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर के रिस्क को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। हालांकि यदि वो सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा कर जाए तो फंड भी अच्छा कर सकता है। साथ ही आप यहाँ पर इस फंड के टॉप 20 स्टॉक्स की लिस्ट को भी देख सकते हैं, जहाँ पर आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स तो ठीक ठाक दिखाई देंगे, लेकिन बावजूद इसके फंड ने ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक और रिलायंस जैसी कंपनियों में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बनाया हुआ है, जो कि किसी स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क को काफ़ी बढ़ा देता है। ओवरऑल किए गए एनालिसिस के बेसिस पर देखा जाए तो फंड किसी भी पर्सपेक्टिव से ठीक नज़र नहीं आ रहा है। ये फंड पिछले 10 सालों से अपने पीयर्स और बेंचमार्क से स्ट्रगल ही कर रहा है। आपको इस फंड के बजाय फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इसी लो वोलेटिलिटी के साथ में बहुत अच्छे फंड मिल जाएंगे, जिसमें कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और HDFC फ्लेक्सी कैप फंड प्रमुख हैं। इसी वजह से यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि ये फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए तो बिल्कुल भी बढ़िया नहीं माना जा सकता। साथ ही जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो भी यहाँ पर फंड स्विच के बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।